नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं एक नई सीरीज़ यहाँ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत मेरे पास रिक्वेस्ट आई और मेल्स आई थी उसके लिए। कुंडली मिलान, जी हाँ, कुंडली मिलान पे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं दोस्तों और बहुत ही उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने दी थी। लेकिन आज अभी जो मैं वीडियो जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी बिल्कुल डिफरेंट है। वो आपको कहीं भी किसी भी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। एकदम जो है ये विलेज एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं उनका ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो आपके साथ मैं एक एक करके यहाँ शेयर करूँगा। और काफ़ी सारी वीडियोस रहेंगी और कॉन्टीन्यूस अभी इसी पे मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ दोस्तों। तो आज ये पहली वीडियो है। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सबका जो लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं। मैसेज मैंने अभी अपना डीएक्टिवेट किया हुआ है, इसलिए कोई भी कमेंट्स मुझे रिसीव नहीं होते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने डीएक्टिवेट कर रखा है उसको। मेल्स मैं चेक नहीं कर पाता हूं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कल बताया था। व्हाट्सअप नंबर मेरा यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों, जो भी चाहे मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। आइए वीडियो आरंभ करते हैं दोस्तों। कुंडली मिलान, जी हाँ, कुंडली मिलान एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है जिसको मैं कहता हूँ, और बहुत गहनता से आपको इसको जो है अध्ययन करना पड़ता है, एक फाइनल डिसीजन पे पहुँचना पड़ता है दोस्तों। तो देखिए, कुंडली मिलान करने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बेसिक नॉलेज मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि क्या आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने कुछ नोट्स आज प्रिपेयर किए हैं दोस्तों। बिना नोट्स पढ़े मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही एक सेंसिटिव ये टॉपिक है और इस पर मैं कोई मिस्टेक नहीं करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको राशियों का ज्ञान होना चाहिए। जो हमारी सम राशि होती हैं, जिसको इवन साइंस कहा जाता है इंग्लिश में, वो कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इसी तरह से ऑड साइंस आपको ले लेने हैं, जो कि विषम राशियां होती हैं। 1, 3, 5, 9, 7 और 11। देखिए, इनका बहुत इम्पोर्टेंस है जब कुंडली मिलान करते हैं। ये एक बिल्कुल यूनिक मेथड है दोस्तों। इसको आप एक एक करके आराम से, जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो इसको पूरा एंड तक वीडियो देखें, इसको सीखें, आपके बहुत काम आएगा ये। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, ये राशियाँ आप नोट कर लीजिए, इसका क्या रोल है अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट हमें क्या देखना है दोस्तों? 3 प्लैनेट्स। लड़की की कुंडली में आपको सबसे पहले क्या देखना है? आपके पास कुंडली आ जाती है, लड़के की भी, लड़की की भी। तो लड़की की कुंडली में 3 प्लैनेट्स, बुधदेव, शुक्रदेव और चंद्रदेव, ये तीनों फीमेल प्लैनेट्स हैं दोस्तों, और इनको आपको लड़की की कुंडली में देखना है। लड़की की कुंडली में ये 3 प्लैनेट्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर लड़की की कुंडली में ये 3 प्लैनेट्स वीक होंगे और शनिदेव भी थोड़े से बली होंगे कुंडली में, और जो मेल प्लैनेट्स हैं, मेल प्लैनेट्स कौन से हैं? हमारे सूर्यदेव, गुरुदेव और मंगलदेव। अगर ये मेल प्लैनेट्स लड़की की कुंडली में बली होंगे तो क्या होगा? लड़की का जो स्वभाव होगा वो बहुत डोमिनेटिंग नेचर की हो जाएंगी। स्त्रियों वाले गुण जो हैं उनमें कम होंगे, लेकिन जो एक मर्दाना रूप जिसको आप कहते हैं, अगर उनका लग्न भी विषम होगा यानी ऑड लगन हो जाएगा और चंद्रमा भी ऑड साइन में होंगे, तो आप मान सकते हैं, इसको मैं कह सकता हूं कि वो झांसी की रानी से कम नहीं होंगी। और उनका अगर प्रोफेशन भी इस तरह का होता है बाय चांस कि वो पुलिस में है या किसी अच्छे आईटी डिपार्टमेंट में है या किसी रेड मारने वाली कंपनीज में है या किसी डिटेक्टिव एजेंसी में काम करती हैं, कोई भी ऐसा प्रोफेशन, लॉयर हैं, कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिसमें दूसरों को दबाना पड़ता है, तो आप कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा हो जाता है। एक तो झांसी की रानी, ऊपर से प्रोफेशन भी ऐसा। तो ऐसे केसेस में बहुत कम चांसेस होते हैं दोस्तों मैरिज जो है सरवाइव कर पाएगी। लेकिन उसके लिए कुछ मिलान है आपको करने पड़ेंगे, वो मैं भी आने वाली एक एक करके वीडियोस में बनाऊंगा दोस्तों, बताऊंगा आपको। अब लड़के की कुंडली देखते हैं। लड़के की कुंडली में आपको क्या करना है? जो मेल प्लैनेट्स हैं, सूर्यदेव, गुरुदेव और मंगलदेव, अगर लड़के की कुंडली में ये प्लैनेट्स वीक होंगे और उसके मुकाबले जो फीमेल प्लैनेट्स हैं, चंद्रदेव, शुक्रदेव और बुधदेव,
अगर ये स्ट्रांग होंगे और शनिदेव भी बली होंगे कुंडली में तो क्या होगा, ऐसे जो लड़के होंगे बहुत डरपोक होंगे। आपने कई बार देखा होगा कि अपनी माँ से जो लड़के हैं इतना डरते हैं, उनके सामने कुछ बोल नहीं पाएंगे, शादी के बाद भी उनकी जो नेचर है वो चेंज नहीं होती है। अगर कहीं झगड़ा हो जाएगा तो हमेशा अपनी वाइफ को आगे कर देंगे, खुद पीछे खड़े रहते हैं, उनमें बोलने की हिम्मत नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको कुंडली मिलान में सबसे पहले देखनी है दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है। बहुत लोग इसको मिस कर देते हैं, नहीं देखते हैं। तो लड़कियों की कुंडली में फीमेल प्लैनेट्स बली होने चाहिए, मेल प्लैनेट्स थोड़ा कम स्ट्रांग होने चाहिए, और लड़कों की कुंडली में मेल प्लैनेट्स थोड़े से स्ट्रांग होने चाहिए, फीमेल प्लैनेट्स थोड़े से कम, उनसे कम स्ट्रांग होने चाहिए। तब जो है बैलेंस है, दोनों बराबर बैठता है दोस्तों। तो ये इस तरह से आप कुंडली मिलान का पहला जो फेज़ है यहाँ से देख सकते हैं। इसको एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको आने वाली वीडियोस में और इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। ये मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया है, और इसमें और क्या क्या आपको लेना है यह आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा दोस्तों। अब सेकंड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत से देवज्ञ या बहुत अच्छे अच्छे पंडित लोग मिस कर देते हैं, वो है चंद्र मिलान। जी हाँ, चंद्रदेव हमेशा पक्ष बली होने चाहिए दोस्तों, दोनों की कुंडलियों में। अगर एक कुंडली में चंद्रमा पक्ष बली नहीं है, दूसरे की कुंडली में चंद्रमा पक्ष बली है, तो दोनों के मन जो है वो मिल नहीं पाएंगे आपस में। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, विवाह जो है पूर्ण रूप से आपको सुख नहीं दे पाएगा। तो इसको और एग्जाम्पल्स में डिटेल्स में आपको लेटर ऑन बताऊंगा। थर्ड कॉन्सेप्ट आपको क्या देखना है, देखिए बहुत से पंडित लोग हैं और बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे विद्वान हैं जो एक मिस्टेक कर देते हैं, और ये इसलिए मैं आपको यहाँ आज बता रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब मैं किसी को अपनी कुंडली मिलान या अपनी बेटी की, अपने बेटे की कुंडली मिलान करवाने के लिए जा रहा हूँ तो कहीं वो ये मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या होता है, कभी कभी लड़की की कुंडली आपके पास अवेलेबल नहीं होती है, या उनके मम्मी पापा ने डेट ऑफ बर्थ टाइम नोट ही नहीं किया होता है। ऐसे ही उस समय बच्चा जब पैदा होता है दादी माँ आती हैं और कोई भी अच्छा नाम उनको मिलता है तो वो रख देती हैं, कोई डेट ऑफ बर्थ टाइम उन्होंने नोट नहीं की है। लेकिन लड़के की कुंडली आपके पास पूर्ण रूप से है, उसका डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह सब है। तो यहाँ गलती क्या करते हैं अच्छे अच्छे विद्वान, यहाँ गलती कर देते हैं दोस्तों, लड़की की कुंडली नहीं है तो उसकी नाम राशि ले लेते हैं, लड़के की कुंडली है तो उसकी चंद्रमा की राशि ले लेते हैं, दोनों के नक्षत्रों से मुहूर्त निकाल लेते हैं, या और जो मैचिंग्स उनको करनी होती है वो कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगर आप सामने बैठे हैं और आपको थोड़ी भी अगर एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, पंचांग आपको देखनी आती है, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। नाम राशि से हमेशा नाम राशि का ही मिलान आपको करना है। अगर लड़की की कुंडली नहीं है आपके पास, उनका सिर्फ नाम ही है, तो लड़के का भी आपको कुंडली लेने की ज़रूरत नहीं है। उनके नाम से जो नक्षत्र निकलेगा तो जैसे वो मैचिंग उसमें दी रहती है वो आपको मैचिंग करनी है दोस्तों। लेकिन अगर दोनों की चंद्र राशियां हैं आपके पास, दोनों की कुंडलियां हैं, तो चंद्र राशि से ही मिलान करें। तो लास्ट इसमें कहने का तात्पर्य यही है, नाम से नाम राशि, चंद्रमा से चंद्र राशि ही मिलानी चाहिए, इसमें कोई भी गलती आपको नहीं करनी है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, शायद आपने कोई भी कुंडली मिलान का अगर टॉपिक देखा होगा उसमें ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ ये शायद आपने नहीं सुना होगा। कुंडली मिलान करते वक्त D30 चार्ट अवश्य मिलाना चाहिए दोस्तों। इसको मैं एग्जांपल्स के साथ आने वाले समय में जब वीडियोस बनाऊंगा इस पे और डिटेल्स में आपको तब बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि D30 चार्ट में आपको बेसिक रूप में क्या देखना है। ये 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स देखने के बाद चौथा स्टेप आपको क्या देखना है, लड़की की कुंडली लेनी है आपको और उसमें D30 चार्ट आपको ले लेना है। D30 चार्ट में आपको सूर्य देव देखने हैं कौन से प्लैनेट के त्रिशांश में हैं। यहाँ से आपको लड़की का नेचर पता चल जाएगा दोस्तों, क्या वो गुस्से वाली हैं, उनमें किस तरह का गुण है,
मैक्सिमम डिटेल आपको यहाँ पता चल जाएगी। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, पहले वो आप समझ लीजिए। गुण 3 तरह के होते हैं दोस्तों, हर व्यक्ति में 3 तरह के गुण होंगे जो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो ऋषि मुनियों ने एक परफॉर्मा जिसको आप कह सकते हैं बनाया है, वही आपको यहाँ स्टडी करना है। सतोगुण, सतोगुण का क्या मतलब होता है, आई थिंक ये सब लोग जानते होंगे, बताने की इतनी आवश्यकता नहीं है। जो लोग बहुत ही सिंपल होते हैं, धार्मिक होते हैं, परोपकार करने वाले होते हैं और बहुत सी इसमें चीज़ें होती हैं। उसके बाद होता है रजोगुण। रजोगुण का क्या मतलब है दोस्तों, ऐशो आराम करने वाले व्यक्ति, लग्जरियस लाइफ जीने वाले व्यक्ति, इनको और कोई जीवन में काम नहीं होता है, सिर्फ ऐश करना और खाना पीना मौज मस्ती करना। तो उसके लिए प्लैनेट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये मैं भी एक एक करके आपको बताता हूँ। तीसरा होता है तमोगुण। तमोगुण का मतलब क्या होता है दोस्तों, लड़ाई झगड़ा करने वाले, अगर आपने उनको कुछ बोल दिया, बस बोलने की देर है, मार पिटाई करना चालू कर देते हैं। तो झगड़ा, गलत काम करना, ये सब तमोगुण में आता है दोस्तों। तमोगुण के लिए 2 प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, मंगल देव और शनि देव। रजगुण के लिए 3 प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, चंद्रमा, बुध देव और शुक्र देव। और थोड़ा सा शायद मैं गलत बोल गया हूँ यहाँ पे, चंद्रमा रजोगुण में नहीं आता है दोस्तों, चंद्रमा सत्वगुण में आएगा। और सतोगुण में सूर्यदेव, गुरुदेव और चंद्रदेव, ये 3 प्लैनेट्स लिए गए हैं दोस्तों। अब आपको क्या करना है, D30 चार्ट में फॉर एग्जांपल सूर्यदेव बुध के त्रिशांश में है, बुध की राशि में विराजमान है, तो वहाँ पे क्या रिजल्ट होगा, तो लड़की की नेचर कैसी होगी, इंजॉय करने वाली लड़की होगी, खुश मिजाज होगी, हमेशा घूमना फिरना, ये सब चीज़ें उनको बहुत पसंद होंगी, क्योंकि बुध जो है रजोगुण है। लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा, अगर सूर्यदेव मंगल के त्रिशांश में आ जाते हैं तो क्या होगा, या शनिदेव के त्रिशांश में आ जाते हैं, तो यहाँ देखिए लड़की का जो नेचर होगा झगड़ालू नेचर की होगी, और बात बात पे झगड़ा करेंगी, डोमिनेटिंग नेचर की होंगी, अपना हुक्म चलाएंगी बार बार। जैसे ही आपने देखा होगा कई लड़कियों की शादी होती है और कुछ ही दिनों में ससुराल में आते ही बस लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए वो बाय हुक और बाय क्रुक सब कुछ करने को तैयार होती हैं, लेकिन सामने वाले को नीचे दिखाना इनको बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तमोगुण के फैक्टर्स होते हैं। इसी तरह से अगर सूर्यदेव सतगुण के उस त्रिशांश में आ जाएंगे, गुरुदेव के त्रिशांश में होगा, तो इस केस में क्या होगा, सतगुण यानी कि धार्मिक विचार वाली लड़की होगी, परोपकार करने वाली, मदद करने वाली, जिसको आप कहते हैं सर्वगुण संपन्न, जो भी आप लैंग्वेज इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये लड़की का एक करैक्टर आपको पहले यहाँ पे एक उनका स्वभाव पकड़ लेना है दोस्तों। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, लड़के की कुंडली लेनी है, सेम यही प्रोसीजर करना है, और लड़के की कुंडली में D30 चार्ट में आपको देखना है सूर्यदेव किसके त्रिशांश में है। त्रिशांश कुंडली आप बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, उसमें 2-3 फैक्टर्स होते हैं, अभी मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, और उसके लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। D30 पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो मान लीजिए अब इसका मिलान कैसे करेंगे, लड़की तो सतोगुण है और लड़का तमोगुण है, तो क्या होगा बताने की ज़रूरत नहीं है। लड़की रजोगुण है, लड़का भी रजोगुण है, तो क्या होगा, दोनों का मिलान जो है अच्छा रहेगा, दोनों इंजॉयमेंट करने वाले हैं, मौज मस्ती करेंगे जीवन में और जीवन अच्छे से पार होगा। तो ये चीज़ आपको कुंडली के मिलान के सेकंड, थर्ड स्टेप्स, फोर्थ स्टेप से पहले ही यहाँ पे चेक कर लेना है दोस्तों। अगर यहाँ पे जो गुण हैं रजोगुण या तमोगुण सतोगुण नहीं मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप केयरफुली फिर नेक्स्ट स्टेप्स में कुंडली का मिलान कीजिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं, इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई थिंक यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर आपको हो गया होगा, ये विद एग्जांपल्स भी मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं तिथि की इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे को बाय हार्ट ये याद नहीं है। तो इसके लिए जिस भी व्यक्ति का जन्म, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कृष्ण पक्ष की
14वीं तिथि से शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि में जिनका जन्म हो और सूर्य नीच के नहीं होने चाहिए और क्रांति साम्य में जन्म नहीं होना चाहिए। क्रांति साम्य क्या होता है ये मैं आने वाले समय में आपको वीडियोस में बता दूंगा। संक्रांति में जन्म नहीं होना चाहिए। सूर्य तुला में मैंने आपको बता दिया है। रेवती नक्षत्र में जन्म नहीं होना चाहिए। जन्म होगा भी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकालना है। थोड़ा मैं यहाँ गलत बोल रही हूँ कि जन्म नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं थोड़े वर्ड्स वापस लेता हूँ। रेवती नक्षत्र में अगर जन्म है, आश्लेषा में अगर जन्म है, मूल नक्षत्र में अगर आपका जन्म है, पुनर्वसु नक्षत्र में अगर आपका जन्म है, विशाखा नक्षत्र में अगर आपका जन्म है, तो आपको बहुत ध्यान से कुंडली मिलान करनी है इस व्यक्ति की, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, इन नक्षत्रों में अगर आपका जन्म है तो कुंडली मिलान में प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि देखिए इसके पीछे कुछ बहुत ही गहरे लॉजिक्स हैं जो मैं आपको एक एक करके यहाँ बताता हूँ दोस्तों। पुनर्वसु नक्षत्र में क्यों ऐसा कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति का पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म होता है, तो पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब होता है बार बार घर बसाना। तो पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि फिर से घर बसाना, यानी बार बार घर बसाना। तो इस नक्षत्र में जिन भी लोगों का जन्म होता है बहुत चांसेस होते हैं दोस्तों सेकंड मैरिटल अफेयर्स होना या एक मैरिज का छूट जाना और दोबारा मैरिज हो जाना। आश्लेषा नक्षत्र में अगर आपका जन्म है तो इसके पीछे क्या लॉजिक होता है? देखिए आश्लेषा एक सर्प है दोस्तों, सांप की तरह इसका जो आकार होता है वैसा होता है। तो जिस भी लड़की का या लड़के का आश्लेषा नक्षत्र में जन्म होगा उसके ससुराल वालों से उसकी बहुत कम बनेगी, खासकर जो उसकी सासू माँ होती हैं उनसे बहुत लड़ाई झगड़ा होगा और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है फिर हस्बैंड वाइफ में डिफरेंसेस जो हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। तो इसके पीछे ये इसका लॉजिक है। तालमेल में हमेशा कमी रहेगी, तो इसके पीछे ये लॉजिक है दोस्तों। विशाखा नक्षत्र होता है गुरुदेव का ही नक्षत्र है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है बिना शाखा के, जिसका कोई भी शाखा नहीं होती है। तो इस केस में भी व्यक्ति जो होता है और बहुत कैरियर्स प्रोफेशन में अप डाउन्स उसके रहते हैं दोस्तों। इसके लिए कुछ प्लैनेट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये अभी सिर्फ बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे करके जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो उस पर आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठा का मतलब ही होता है दोस्तों बड़ा। तो जिस भी लड़की का या लड़के का ज्येष्ठा नक्षत्र होगा तो उसके जो ससुराल में जो उसकी वाइफ की बड़ी बहनें होंगी या उसके कोई बड़े साले होंगे उनसे जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं रहेंगे और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा हस्बैंड वाइफ में भी उस चीज़ का तनाव जो है महसूस होने लगेगा धीरे धीरे। उसी तरह से मूल नक्षत्र में जिनका जन्म होता है तो ये जो व्यक्ति होंगे इनके अपने ससुर से रिलेशंस जो है बहुत कड़वे होंगे दोस्तों। कभी कभी आपने देखा होगा जैसे ही शादी होती है कुछ समय बाद लड़के वाले का अपने ससुर से या लड़की के जो फादर होते हैं उनसे झगड़ा हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है। तो ऐसे नक्षत्रों में अगर आप जन्म है तो कुंडली बहुत ध्यान से आपको मिलानी पड़ती है दोस्तों। लास्ट है रेवती। रेवती नक्षत्र का भी यही रोल होता है दोस्तों। ससुराल पक्ष में ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और आपकी मैरिटल लाइफ में भी ये बहुत अप डाउन्स लाता है दोस्तों। तो इसके पीछे थोड़े से ये लॉजिक हैं जो आपको कुंडली मिलान करने से पहले ये सब स्टडी कर लेने हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है विष कन्या योग। जी हाँ, इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो भी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि विष कन्या योग कब बनता है और कौन सी तिथि कौन से नक्षत्र में अगर जन्म है तो विष कन्या होता है। अगर विष कन्या होती है दोस्तों तो विष वर भी होता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, अगर आपकी लड़की विष कन्या योग लेके पैदा हुई हैं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप उनके लिए कोई ऐसा लड़का सर्च कीजिए जो विष वर हो, यानी दोनों को आपस में आप मिला देंगे तो मैरिज जो है आराम से हो सकती है दोस्तों, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपकी लड़की विष कन्या है, अगर विष कन्या को इतना डेंजरस नहीं मानना चाहिए, उसमें अगर लगन पे बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव होता है या लग्नेश बहुत बली होता है या सप्तमेश बहुत बली होता है तो ये योग जो है बहुत
कम रिजल्ट अपना देता है। लेकिन अगर विष कन्या योग है तो लड़का अगर मांगलिक है तो भी आप विवाह के लिए आगे प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, दोनों के दोष आपस में मिलके कैंसिल हो जाते हैं दोस्तों। तो ये विष कन्या के बारे में मैंने आपको कुछ बता दिया है। इसमें 7th लॉर्ड की पोजीशन आपको ज़रूर देखनी है। 7th लॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। जब भी आप कोई विष कन्या लड़की की कुंडली एक ऐसे लड़के से मिला रहे हैं जो कि विषवर नहीं है लेकिन मांगलिक है, तो ऐसे केसेस में लड़की का 7th लॉर्ड जो है वो बली होना चाहिए, एक अच्छे हाउस में प्लेस होना चाहिए, उस पर कोई भी पाप प्रभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि अब ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इतनी जल्दी ये ख़त्म नहीं होगा। और नेक्स्ट स्टेप में आपको अब मैं ये बताऊंगा कि ये सब मिलान करने के बाद आपको क्या करना है, मांगलिक का मिलान करना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।